चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर बताएगी। चलो जी, खड़ा हो जाओ। देखो, तो कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि बतानी है। क्या बतानी है? अभिक्रिया की कोटि। और यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण के अभिक्रिया कोटि का वैल्यू बताओ है। इसका 1/2 अभिक्रिया कोटि कैसे निकलता है? अभिकारक के सांद्रण के घातों के योगफल को है। तो थोड़ा जोड़ो, तो 1/2 और 3/2 कितना आता है? हम ऊपर ना, मेरा हाथ एने कहाँ है जी? इस पर ना है। आप लोगों को क्या लग रहा है हम नीचे हाथ किए थे, ऊपर किए थे? ऊपर किए थे, देखिए है 2 होगा, सही है। बैठिए तो। चलिए, प्रवीण जी बताएंगे। नीचे वाला का बताइए तो सर, अभिक्रिया कोटि। 1/2, 3/2 -1, 1/2, सही है। चलिए, सबको समझ में आ रहा है ना ये? नहीं तो ये भी आपका बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नहीं, अभिक्रिया की कोटि पूछ देता है, ऐसा ही समीकरण दे देगा, ऐसा समीकरण दे देगा और बोलेगा अभिक्रिया कोटि निकाल लिए। और मैक्सिमम बच्चा क्या करता है? मैक्सिमम बच्चा जो है वो जो गेस्ट पेपर ले गया है चीटिंग के लिए, उस चीटिंग वाले गेस्ट पेपर को निकालता है, इस क्वेश्चन का आंसर खोजना शुरू करता है। नहीं तो सोचिए कितना देर में इसका आंसर खोजेगा और कितना देर में वो बनाएगा। अगर आता है तो कितना देर टाइम लगेगा? नहीं, मुश्किल से 5 सेकंड। 5 सेकंड बहुत हो गया। नहीं, तो ये ध्यान रखना है। तो बहुत सारा समय जो है वो वेस्ट हो जाता है किस काम में? चीट को खोजने में। नहीं, अपने ऊपर जो है ना वो पूरा विश्वास जो है वो खत्म हो जाता है परीक्षा के समय आपका। क्योंकि आपको लगता है क्या कि हम जो जानते हैं वो गलत हो भी सकता है, लेकिन जो गेस्ट पेपर में है वो तो पक्का सही होगा। नहीं, लेकिन ये काम गड़बड़ा जाता है। चलो, अगले टॉपिक पे हम लोग आ जाए। अगला टॉपिक हम लोग का है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। नहीं, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का मतलब हो गया वेग स्थिरांक की इकाई। चलो देखो, तो वेग स्थिरांक की इकाई निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं कि वेग नियम समीकरण हमको लिखना है। मान लो तो R बराबर के और कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या लिखें? अल्फा। और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर क्या लिखें? बीटा। बोलो, दिक्कत है इसमें? कर सकते हैं। अब हमको देखा जाए तो हमको के का इकाई निकालना है, तो हम के बराबर इस के का बराबर लिख रहे हैं। के बराबर क्या होगा? आर। अब बट्टा में क्या आएगा? ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, ये जो आर है ये क्या है? अभिक्रिया का दर। ये क्या है? अभिक्रिया का दर है, बट्टा यहां पर जो है ये ए लिखा गया है, ए ब्रैकेट के अंदर ये क्या है? अभिकारक का सांद्रण। और ये भी क्या है? अभिकारक का सांद्रण। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो, सांद्रण नहीं का पावर अल्फा। फिर यहां लिख सकते हैं सांद्रण का पावर क्या? बीटा। इतना लिखे तो दिक्कत है, ठीक? क्योंकि ये भी सांद्रण ही, ये भी सांद्रण ही है, ध्यान रखना है, ठीक? अब हम यहां से लिखने जाते हैं के बराबर, देखो तो के बराबर यहां से हम लिख रहे हैं अभिक्रिया का दर लिखा गया है, तो इसको पहले उतार ही देते हैं ऐसे। ये ऊपर वाला है अभिक्रिया का दर, और नीचे देखो तो सांद्रण का पावर अल्फा, सांद्रण का पावर बीटा। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? सांद्रण का पावर अल्फा प्लस बीटा देते हैं। नहीं, मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा को जोड़कर एन आया होगा। क्या होगा? एन। यहां पर लिख देते हैं माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर एन, जोड़ के कोई नंबर आ गया होगा, ठीक है? अच्छा, ये जो एन है ये एन क्या बताएगा? अभिक्रिया की कोटि बताएगा।
ये क्या बताएगा? अभिक्रिया की कोटि को बताएगा। ठीक, नहीं अब इसी चीज को हम लोग फिर से देख रहे हैं यहीं पर, देखो तो अब यहां से देखें अगर तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? के बराबर ये अभिक्रिया का दर है, तो अभिक्रिया के दर का फॉर्मूला याद करो, सांद्रण बटा समय लिखा गया था, सांद्रण बटा समय नहीं था, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी था, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी सांद्रण बटा समय। किसका? अभिक्रिया के दर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। चलो गुना में आ गया ये वाला, सांद्रण का पावर कितना? एन, अल्फा प्लस बीटा को एन मान लिए। बोलो इतना में दिक्कत है? नहीं। अब हमको क्या करना है कि इसी का यूज करना है, इसी का यूज करके हम लोग को वैल्यू निकालना है। नहीं, के बराबर सांद्रण बटा समय गुना सांद्रण का पावर एन। चलो अब देखते हैं बारी बारी से। देखो तो क्या लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का इकाई निकालना है। तो ये बताओ कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ है, यानी अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया लिखी हुई है, शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर लिखी हुई है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए एन का वैल्यू कितना आएगा? जीरो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जीरो आएगा, ध्यान रखना है। अच्छा ये बात समझ में आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान जीरो आ गया। अभी हम के का चीज देखे थे, के बराबर हम लोग लिखे थे कुछ ऐसा, सांद्रण बटा समय और गुना सांद्रण का पावर कितना? एन, ऐसा लिखे थे। नहीं, अब बताओ एन का मान कितना रखेंगे? जीरो। तो अगर यहां पर लिख रहे हैं कि यदि एन बराबर जीरो, नहीं तब क्या होगा देखा जाए। तब क्या होगा जी? के बराबर आ जाएगा सांद्रण बटा समय। अच्छा याद है जो सांद्रण था इसको हम लोग लिखते थे मोलरता, क्या लिखते थे? मोलरता बट्टा में क्या? समय। मोलरता का इकाई याद है? मोल पर लीटर, यानी मोल बट्टा लीटर। नहीं, गुना में तो टाइम है ये है। नहीं, तो अगर ध्यान दिया जाए तो के का जो इकाई होगा वो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर टाइम। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगर कोई के का इकाई पूछता है तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का इकाई क्या होगा? मोल पर लीटर पर टाइम। अच्छा ये बताओ, अगर ध्यान दिया जाए तो अभिक्रिया का दर हम यहां लिख रहे हैं, अभिक्रिया का दर यहां पे हम लिख रहे हैं। अभिक्रिया का दर का मतलब हो गया आर। नहीं, आर का फॉर्मूला भी तुम अभी बता रहे थे, क्या? सांद्रण बटा समय, सांद्रण बटा समय। नहीं, सांद्रण का मतलब भी देख रहे थे मोलारता, और इसका मतलब टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट याद करो, ऐसा ही कुछ पढ़े थे हम लोग, मोल पर लीटर पर टाइम। ऐसा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो तुम ध्यान से देखो कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का जो इकाई आया हुआ है, इस इकाई, ये इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के बराबर है कि नहीं है? है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना है। नहीं कि भाई किस कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के बराबर होती है? तो शून्य कोटि के लिए। तो यहां से कॉन्सेप्ट ये याद रखिए क्योंकि पूछ चुका है और पूछता भी है बार बार। तो हम लोग क्या समझ में आया कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के तथा आर की इकाई समान होती है, के तथा आर की इकाई समान होती है, ध्यान रखना है। तो बोलता है कि भाई किस कोटि अभिक्रिया के लिए के तथा आर की इकाई समान होती है? तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के तथा आर की इकाई समान होती है। नहीं, कभी पूछ होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का इकाई बताओ, तो मोल पर लीटर पर टाइम। आर की इकाई बताओ तो मोल पर लीटर पर टाइम।
बता दीजिएगा। चलिए, तो इतना बात आपको समझ में आया। अब देखो तो क्या लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का इकाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के की इकाई। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमको अब देखना है के की इकाई, देखना है। नहीं तो ये बताओ, अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का इकाई हमको चेक करना है, नहीं तो तुम भी समझते हो कि प्रथम कोटि अगर अभिक्रिया है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान कितना होगा 1, और के बराबर वही फॉर्मूला फिर से, सांद्रण बट्टा में समय और गुना में सांद्रण का पावर कितना 1। तो सांद्रण का पावर 1 सांद्रण नहीं ना बच गया जी, तो सांद्रण सांद्रण क्या होगा, कट जाएगा। तो के बराबर क्या बच गया, 1 बटा समय यानी 1 बटा टाइम। नहीं तो 1 बटा समय लिखे, चाहे इंग्लिश में लिखेंगे तो 1 बटा टाइम। नहीं तो यूनिट क्या आ गया, पर टाइम। ध्यान रखना है, बोलो दिक्कत है, कर सकते हैं कि नहीं। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का इकाई पर टाइम होता है। नहीं, और पर टाइम का मान कुछ भी हो सकता है, पर टाइम का मान पर सेकेंड भी हो सकता है, पर टाइम का वैल्यू पर मिनट भी हो सकता है, नहीं पर आवर भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि भाई कौन सी अभिक्रिया कितनी देर में होगी ये उस पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का इकाई आ गया पर टाइम, याद रखिएगा, ठीक है। सिंपली आ जाए यहां पर, तो हम लोग को यहां से कहा गया कि भाई द्वितीय कोटि अभिक्रिया लिखिए, यूनिट फॉर के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए के की इकाई, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए के की इकाई हमको देखना है। तो अगर द्वितीय कोटि अभिक्रिया है तो द्वितीय कोटि के लिए n का मान कितना जी 2, तो के लिखेंगे सांद्रण बट्टा समय गुना सांद्रण का पावर कितना 2, होगा कि नहीं। यहां सांद्रण से एक सांद्रण कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, कट गया, तो क्या बच गया 1 बटा समय गुना में क्या बच गया सांद्रण, ध्यान रखना है। तो यहां से के बराबर 1 बटा समय का मतलब टाइम और सांद्रण का मतलब मोलारता, इसका मतलब क्या मानना है मोलारता। तो यहां से 1 बटा टाइम गुना मोलारता का यूनिट मोल, अब बट्टा में लीटर तो ऊपर चल जाएगा लीटर। तो यहां से के का इकाई लिखेंगे तो आ जाएगा लीटर पर मोल पर टाइम, तो लीटर पर मोल पर टाइम, ये हम लोग का यूनिट हो जाएगा किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का इकाई हम लोग का ये हो जाएगा, ध्यान रखना है। दिक्कत है इसमें नहीं, तो इन्हीं तीनों का ज्यादातर यूज में आता है, केयर कर रहा है नहीं, यानी ओवरऑल हम लोग क्या क्या देख लिए। तो भाई अगर जीरो ऑर्डर है, नहीं अगर रिएक्शन आपका जीरो ऑर्डर है, नहीं तो जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग के का यूनिट जब देखे तो वो आ गया मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम, यही यूनिट हम लोग को आया। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेम एज हम पढ़ लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर देखा जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो के का यूनिट क्या आया पर टाइम आया, तो ये ध्यान रखिएगा नहीं। और लास्टली हम लोग पढ़ लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग को यूनिट आ चुका है के बराबर लीटर पर मोल पर टाइम, लीटर पर मोल पर टाइम। बोलो दिक्कत है नहीं। तो ये तीनों यूनिट हम लोग को ध्यान में रखना है, इस तीनों यूनिट से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो इन तीनों यूनिट को ध्यान रखिएगा। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। एक और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह से, जैसे आपको यहां पर क्या करता है कि के का मान दे देता है, के बराबर आपको दे दिया कुछ भी 2.5
अगुना 10 का पावर 3 दे दिया, और यहां पर दे दिया आपको लीटर पर मोल पर टाइम, इस तरह से दे दिया, लीटर पर मोल पर टाइम दे देगा नहीं। और अभिक्रिया की कोटि पूछी जाएगी, तो अभिक्रिया की कोटि क्या लिखें? दो होगा, दोनों होगा, लीटर पर मोल पर टाइम है नहीं, क्या है? लीटर पर मोल पर टाइम, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? दो। तो क्वेश्चन ऐसा भी खूब आता है, ध्यान रखना है। के का वैल्यू दे देगा, तो इस वैल्यू का कोनो मतलब ही नहीं है, मतलब किसका है? यूनिट का। आपको यूनिट पकड़ना है और उससे अभिक्रिया कोटि बतानी है, ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको दे देगा के का वैल्यू दे देगा, के बराबर आपको दे देगा 5 अगुना 10 का पावर -3 कुछ भी दे दिया, और यहां दे दिया पर आवर, और बोलेगा कि भाई अभिक्रिया की कोटि बताइए, नहीं तो अभिक्रिया की कोटि क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी, ध्यान रखना है, क्योंकि पर आवर है, तो पर आवर मतलब पर टाइम, तो पर टाइम किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो खोजिएगा, नहीं कहे आप ही लोग खोजने वाले हैं, नहीं साफा एकदम खोजो 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 कहाँ है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलो अगला पॉइंट पे हम लोग आ जाए। अगला पॉइंट हम लोग को दिया गया है डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। नहीं, इसका हिंदी क्या हुआ? अभिक्रिया का दर दिया हुआ है, नहीं एक तरफ आपको अभिक्रिया का दर दे दिया, रिएक्शन कर देना है, कुछ कुछ बोलते रहता है। अभिक्रिया का दर और वेग स्थिरांक में क्या अंतर है? डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर। नहीं, इन दोनों में क्या अंतर है ये बताना है, इन दोनों में अभिक्रिया थोड़ी ना करवा देना है। इन दोनों में अभिक्रिया कैसे होता है जी? हैं? तो पहला ही संभाल के बोलेंगे। चलिए, तो अभिक्रिया का दर और वेग स्थिरांक में हम लोग को अंतर बताना है। तो अंतर बहुत सारे हैं, नहीं जैसे अगर मेन डिफरेंस अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं पहला, जैसे अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर जो है यह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। हम लोग बोले अगर तो आर, आर का मतलब अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर आर अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि यहां पर अगर हम बोलें तो के यानी वेग स्थिरांक क्या अभिकारक सांद्रता पर निर्भर करता है? तो हम बोल सकते हैं कि ये के जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आर का जो यूनिट है वो फिक्स है, नहीं आर की इकाई, आर की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर नहीं करती है, अभिक्रिया की कोटि पर, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर नहीं करती है। करती है क्या? इसकी इकाई, इसकी इकाई निश्चित है, इसकी इकाई निश्चित है, क्या है? मोल पर लीटर पर टाइम। लेकिन के की जो इकाई है, के की इकाई बोलो अभिक्रिया को निर्भर करती है कि नहीं करती है? के की इकाई अभिक्रिया की
कोटि पर निर्भर करती है। तो ये भी बोर्ड एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आपके, नहीं ध्यान रखना है। ठीक, अगला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो समझ लो। अगर हम लोग अभिक्रिया के दर का बात कर रहे हैं, नहीं अभिक्रिया के दर का बात कर रहे हैं, तो एक ही अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का दर अलग अलग हो सकता है। एक ही अभिक्रिया के लिए, नहीं समान ताप पर अभिक्रिया का दर कभी फास्ट कभी स्लो कभी फास्ट हो सकता है। लेकिन एक ही अभिक्रिया के लिए अगर आप ताप मत बदलिए तो वेग स्थिरांक का मान कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना है कि एक ही अभिक्रिया के लिए आर का मान समय के साथ समान ताप पर बदलता रहता है। समान ताप पर क्या होता है? बदलता रहता है। यानी कोई अभिक्रिया चल रही है, आप टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो क्या हम कह दें कि पूरे अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का स्पीड सेम था? ऐसा नहीं बोल सकते हैं। समझ में है ना? अभिक्रिया का स्पीड क्या होता है? चेंज होते रहता है। शुरू में अभिकारक की सांद्रता ज्यादा होती है तो टकराव की संभावना ज्यादा होती है, तो अभिक्रिया का दर फास्ट होता है। अभिकारक कुछ कम हो गए तो टकराव की संभावना कम हो जाएगी, तो अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन ये तो इकाई सांद्रण के लिए परिभाषित है, इकाई सांद्रण के लिए नहीं। तो पूरे अभिक्रिया के दौरान अगर आप ताप नहीं बदलते हैं, तो ताप अगर नहीं बदलिएगा तो वेग स्थिरांक का मान भी नहीं बदलेगा, ध्यान रखना है। तो वही बात कहा गया कि समान ताप पर या निश्चित ताप पर आप बोल सकते हैं, समान ताप पर एक अभिक्रिया के लिए K का मान, एक अभिक्रिया के लिए K का मान पूरे अभिक्रिया के दौरान क्या रहता है? समान रहता है। नहीं, क्योंकि इसको अभिकारक की सांद्रता से मतलब ही नहीं है, इसको मतलब है बस इकाई सांद्रण से। नहीं, जबकि इसको अभिक्रिया का जो दर है, इसको किससे मतलब है? अभिकारक की सांद्रता से मतलब है। नहीं, अब कल एक बच्चा क्वेश्चन पूछा था, वो बच्चा क्वेश्चन बोला कि सर आप अभी पढ़ाए क्लास में कि सर जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक ये अभिक्रिया का दर ही तो है। नहीं, तो जब अभिक्रिया का दर सांद्रता से बदलता है, जब अभिक्रिया का दर सांद्रता से बदलता है, नहीं तो सर वेग स्थिरांक जो है इसका मान भी तो सांद्रता के बदलने से बदलना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो सोचना ये था कि जो वेग स्थिरांक है ये अभिकारक की कितनी सांद्रता के लिए परिभाषित है? इकाई सांद्रता के लिए परिभाषित है। नहीं, लेकिन ये अभिक्रिया का दर कितनी सांद्रता के लिए परिभाषित है? किसी भी सांद्रता के लिए, ध्यान रखना है। नहीं, तो केयर करना है, यहां पर केयर ये करना था कि वेग स्थिरांक के बढ़ने से अभिक्रिया का दर बढ़ सकता है। वेग स्थिरांक के बढ़ने से अभिक्रिया का दर बढ़ सकता है, लेकिन अभिक्रिया का दर अगर बढ़ जाए तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है ना? नहीं, अभिक्रिया का दर बढ़ रहा है तो सर वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ा दें? नहीं बढ़ा सकते हैं। अभिक्रिया का दर किस कारण से बढ़ा है पहले ये पता कीजिए। अभिक्रिया का दर R का मान अगर ताप के बढ़ने से बढ़ा है तो K का मान भी बढ़ जाएगा। नहीं, R का मान अगर ताप बढ़ने से बढ़ गया तो K का मान भी ताप से प्रभावित होता है, K का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अभिक्रिया का दर सांद्रता के बढ़ने से बढ़ गया है, नहीं तो क्या K का मान भी सांद्रता बढ़ने से बढ़ा दें? नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप सांद्रता बढ़ाइएगा तो अभिक्रिया का दर बढ़ सकता है, ये मानते हैं, क्योंकि ज्यादा अभिकारक रहेंगे तो टकराव की संभावना ज्यादा, तो अभिक्रिया का दर ज्यादा। नहीं, लेकिन K का मान आप सांद्रता से प्रभावित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आपको K का मान निकालना होगा तो अभिकारक की आप कितनी मात्रा निकालिएगा? 1 मोल पर लीटर।
नहीं, तो 1 मोल पर लीटर आप निकाल रहे हैं, शुरू में सांद्रता कम थी, के का मान निकाल रहे हैं, तो वो भी आप निकालिएगा 1 मोल पर लीटर के लिए। बाद में सांद्रता बहुत ज्यादा कर दिए, नहीं, और उसमें भी कोई पूछा के का मान बताओ, तो आप निकालिए कितना, 1 मोल पर लीटर। तो आप तो हमेशा के का मान किसके लिए मापते हैं, 1 मोल पर लीटर के लिए। तो क्या के का मान सांद्रता के बढ़ने से प्रभावित होगा, नहीं होगा। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है, नहीं, तो ये दिमाग में कंफ्यूजन मत रहे। मान लो इसे ऑब्जेक्टिव में कहीं क्वेश्चन दे दिया, नहीं कि भाई क्या आर के बढ़ने से के का मान हमेशा बढ़ता है, नहीं, ध्यान रखना है। क्या के मान बढ़ने से आर का मान बढ़ता है हमेशा, हाँ बढ़ता है, ध्यान रखना है। आगे बढ़े, कुछ समझ में आया? चलो अगला लिखा हुआ है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं जी, बोलो सब? साधारण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? साधारण अभिक्रिया। अब हमको ध्यान रखना है कि हम लोग का साधारण अभिक्रिया जो है ये किसे कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि साधारण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान रखना है। नहीं तो कहा जाता है कि यदि कोई अभिक्रिया एक स्टेप में पूरी हो जाए, यदि कोई अभिक्रिया एक स्टेप में पूरी हो जाए तो उस अभिक्रिया क्या कहते हैं, साधारण अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग कहा जा रहा है कि यदि कोई अभिक्रिया एक स्टेप, तो एक स्टेप को हिंदी में क्या कहते हैं जी, एक पद में पूरी हो जाए तो, एक पद में पूरी हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया को ही, ऐसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, साधारण अभिक्रिया। साधारण या कभी कभी ये भी वर्ड यूज करता है सरल, नहीं, साधारण या सरल अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पे सरल का मतलब कौन सा सरल है जी, आसान वाला सरल, नहीं वो सरल नहीं जो हम लोग सड़ गया, नहीं, उसमें र जो यूज होता है कौन सा होता है, ऐसे वाला, एस वाला, नहीं, उसको बोलते हैं सरना, ध्यान रखना। यहां पे र कौन सा यूज हुआ, ये वाला, इसका मतलब हुआ आसान। चलिए, तो यदि कोई अभिक्रिया एक पद में पूरी हो जाए, यदि कोई अभिक्रिया एक पद में पूरी हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, साधारण या सरल अभिक्रिया कहते हैं। यह बात हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब सोचो कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई अभिक्रिया एक स्टेप में पूरी हो गई, नहीं, हम अभिकारक रखे, नहीं, मान लो अभिकारक रखे, कुछ ए रख दिए कुछ बी रख दिए, और इन दोनों के बीच का अभिक्रिया हम बोल रहे हैं क्या कि एक स्टेप में पूरा हो गया। तो अगर कोई बोलता है कि भाई कोई अभिक्रिया एक स्टेप में पूरी हो जा रही है, नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि पहली बार में ही अभिकारकों के बीच में सही दिशा में टकराव हो गया होगा, और पहली बार में ही अभिकारकों के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी रही होगी, नहीं, तभी ना अभिक्रिया एक स्टेप में पूरा हुआ होगा जी। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि अभिक्रिया होने के लिए हम लोग कंडीशन बताए थे कि कोई भी अभिक्रिया तभी पूरी होती है जब अभिकारकों के बीच का टकराव सही दिशा में हो और अभिकारकों के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा हो। नहीं, अगर अभिकारक आप बर्तन रख दिए, अभिकारक सही दिशा में नहीं टकरा रहे हैं, तो क्या अभिक्रिया होगी? नहीं होगी। क्या अभिक्रिया एक स्टेप में पूरी होगी? नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी ये कहा जाए साधारण अभिक्रिया का मतलब, तो साधारण अभिक्रिया में क्या कहेंगे कि अभिकारकों के बीच में पहले स्टेप में ही, अभिकारकों के बीच में पहले स्टेप में ही सही दिशा में टकराव हो जाता है, तथा पहले स्टेप में ही अभिकारकों के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी उपस्थित रहती है। ध्यान रखना है, तभी कोई अभिक्रिया एक स्टेप में पूरी हो सकती है अथवा नहीं, ध्यान रखना है। तो ये बात ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया में, तो इस अभिक्रिया का मतलब कौन अभिक्रिया? साधारण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच का टकराव, अभिकारकों के बीच का टकराव प्रथम पद में ही, प्रथम पद में ही
सही दिशा में होती है, प्रथम पद में ही सही दिशा में होती है तथा प्रथम पद में ही अभिकारकों के पास क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी उपस्थित रहती है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी उपस्थित रहती है। तो साधारण अभिक्रिया और सरल अभिक्रिया का मतलब समझ में आया, कुछ ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला इसमें लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया। यहां पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी इसका मतलब हुआ जटिल अभिक्रिया। कितना तुम लोग का आंख तेज है। कौन है सर का कुछ वो छूटा है, देखिए। नहीं, अपना कॉपी में लाख गलती हो, लेकिन सर का छूट रहा है। सर देखिए ध्यान से, चलिए देखा जाए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जटिल अभिक्रिया। तो अगर जटिल अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो जटिल अभिक्रिया का मतलब हुआ कि वैसी अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरी होती हैं, वैसी अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरी होती हैं, एक स्टेप में पूरी नहीं होती हैं, वैसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, जटिल अभिक्रिया। ध्यान रखना है। तो हम लोग कहा गया ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा पद में पूरी होती हैं, जो एक से ज्यादा पद में पूरी होती हैं। ध्यान रखना है, ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा पद में पूरी होती हैं जटिल अभिक्रिया कहलाती हैं, जटिल अभिक्रिया कहलाती हैं। ध्यान रखना है, ठीक। जैसे मान लो हम यहां से एग्जांपल ले रहे हैं x प्लस 2y प्लस जेड, नहीं, अब x प्लस 2y प्लस जेड, इन अभिकारकों के बीच में अभिक्रिया हुआ और अभिक्रिया करके उत्पाद क्या बना, n। उत्पाद क्या बना, n। नहीं, अब इस अभिक्रिया को हम बोल रहे हैं कि बाबू ये जो अभिक्रिया है ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसा है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसका मतलब हुआ कि यह अभिक्रिया एक स्टेप में पूरी नहीं हुई होगी, हमको जो n उत्पाद है वो एक स्टेप में नहीं मिला होगा। इसका मतलब यह है कि ये सारे अभिकारक जो हैं एक स्टेप में सही दिशा में नहीं टकराए होंगे, नहीं, इन सभी के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी प्रथम पद में नहीं होगी, तब ना 2-3 स्टेप लग गया जी। नहीं, अगर प्रथम बार में ही ये सही दिशा में टकरा जाते, प्रथम बार में ही इनके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती, तो क्या ये एक स्टेप में उत्पाद नहीं बना देते, बना देते। तो जटिल अभिक्रिया कहलाते, वो क्या कहलाते, साधारण अभिक्रिया। नहीं, तो चलो देखो, तो यहां से हम लोग देखें अगर, तो यहां से हम लोग देखें अगर तो अभिक्रिया लिखी गई। चलो पहले x और y के बीच में अभिक्रिया हुआ, x और y के बीच में अभिक्रिया से हम लोग को यहां से मिल गया m, फिर m से रिएक्शन किया कौन, z, m से z रिएक्शन किया और z रिएक्शन करके बना दिया o। नहीं, o जो था वो रिएक्शन कर लिया फिर से y के साथ, और y से जब रिएक्शन किया तब हम लोग को बन गया n। तो देखो, तो हम लोग को n चाहिए था ना, n बना, नहीं, हम लोग को n बना। अब इन तीनों अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं, इन तीनों अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं। तो जोड़े अगर तो m से तो m कट गया, o से o भी कट गया, नहीं, अभिक्रिया को लिखें तो x बच गया, प्लस y और y 2y और z बना कि नहीं बना, z आ गया, और यहां पर प्रोडक्ट में क्या बच गया, n बचा कि नहीं बचा। तो हमको ये अभिक्रिया प्राप्त तो हुई, लेकिन क्या एक पद में प्राप्त हुई, 3 पद में प्राप्त हुई। तो बताओ ये जो अभिक्रिया हम लोग को मिल रही है इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि जटिल अभिक्रिया कहेंगे। तो वैसी अभिक्रिया
नहीं, जो एक स्टेप में पूरी नहीं होती हैं, एक से ज्यादा स्टेप में पूरी होती हैं, उन्हीं अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। बोलो, दिक्कत है इसमें? नहीं। अब एक जटिल अभिक्रिया है तो जटिल अभिक्रिया 3 अभिक्रियाओं के होके बनी है, तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी साधारण अभिक्रिया है। ये भी साधारण अभिक्रिया है और ये भी तुम्हारा साधारण अभिक्रिया है। एलिमेंट्री 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 नहीं, यानी बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस जब मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनता है। बोलो, बोल सकते हैं? किसी को दिक्कत है? देखो, अगला पॉइंट हम लोग को लिखा हुआ है मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। नहीं, तो मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है अभिक्रिया की आणविकता। इसका मतलब होता है अभिक्रिया की आणविकता। अब अभिक्रिया की आणविकता का मतलब क्या होता है, समझो। तो अभिक्रिया की आणविकता का मतलब होता है कि कोई भी साधारण अभिक्रिया दी रहे, ध्यान से मेरी बात को सुनना, साधारण अभिक्रिया हम वर्ड यूज कर रहे हैं, कोई भी साधारण अभिक्रिया दी रहे, उस साधारण अभिक्रिया में अभिकारकों की जो संख्या होती है, उन अभिकारकों की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। हम क्या कर रहे हैं? किसी भी साधारण अभिक्रिया में, हम लोग यहां से बोल रहे हैं, किसी भी साधारण अभिक्रिया में, किसी भी साधारण अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की संख्या, उपस्थित अभिकारकों की संख्या, उपस्थित अभिकारकों की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि भाई अभिक्रिया की जो आणविकता है वो किसके लिए परिभाषित है? साधारण अभिक्रिया के लिए। जटिल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की आणविकता परिभाषित नहीं है। हर एक छोटा सा बात पर ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग को यह समझ में आया कि भाई अभिक्रिया की आणविकता जो है वो साधारण अभिक्रिया के लिए परिभाषित है। नहीं, असाधारण अभिक्रिया में जो अभिकारकों की संख्या होती है उसी क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो ये बताओ कि अगर किसी अभिक्रिया की आणविकता अगर हमको बतानी है, अगर कोई साधारण अभिक्रिया तुमको दे दिया और तुमसे कोई कहा कि इस अभिक्रिया की आणविकता बताओ, तो क्या उस अभिक्रिया की आणविकता बताने के लिए हमको प्रयोग करना पड़ेगा? नहीं, कोई प्रयोग नहीं करना है। सीधे जो अभिक्रिया लिखा हुआ है उस अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या देख लेनी है। जो अभिकारक की संख्या होगी वही अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। दिक्कत है? नहीं। जैसे हम यहां पर लिख दिए 2H2O2, 2H2O2 और 2H2O2 लिखकर इसको हम लोग तोड़ दिए। नहीं, जो कि हम लोग पिछले क्लास में तोड़े थे, 2H2O और प्लस कौन सी में? O2 में। नहीं, तो हम तोड़ दिए। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अभिकारक हमारे पास कितने लिखे गए हैं? 2। तो यहां पे कोई पूछता है कि भाई इस अभिक्रिया की आणविकता बताइए, तो अगर अभिक्रिया की आणविकता कोई पूछेगा, अभिक्रिया की आणविकता कोई पूछेगा तो आणविकता कितना बोलेंगे? 2। ध्यान रखना है। हम लोगों को दे दिया यहां से H2 और प्लस Cl2, अब H2 प्लस Cl2 दे दिया और यहां से आपको बना दिया 2HCl। नहीं, और इसमें कोई बोल दिया कि भाई इस अभिक्रिया की आणविकता बताइए, तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नहीं, कंडीशन बस ये है कि जो भी अभिक्रिया आपको दी गई है ये कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? एलिमेंट्री रिएक्शन। ये क्या होना चाहिए? एलिमेंट्री रिएक्शन होना चाहिए। नहीं, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को गिन लो, एगो अभिकारक, दूगो अभिकारक, दूगो अभिकारक है तो आणविकता कितना? 2। तो ऐसा भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव देता है। ध्यान रखना, 35 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें तुमको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, अभिक्रिया दे देगा, आप पूछेगा अभिक्रिया की आणविकता बताओ। नहीं, अब लगा लड़का खोजने, नहीं अभिक्रिया की आणविकता कौन सा टर्म है भाई? नहीं, खोजो खोजो, आणविकता कहने हैं, आणविकता कहने हैं, दिमाग लगा ले, जबकि सोचिए कितना बनाने में टाइम लगेगा। तो आपको नहीं ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। नहीं, भारी इसलिए हो गया है क्योंकि कभी आणविकता सुनबे नहीं किए, अभिक्रिया कभी सुनबे नहीं किए, एग्जाम के समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं एग्जाम के समय गेस्ट पेपर पलट रहे हैं, अब मिलेगा जल्दी? हालत खराब रहेगा। 35 क्वेश्चन बनाने में लगाइए कितना टाइम, सोचिए। ये समझ में आ रहा है? चलो दूसरी बात थोड़ा ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो। ये याद करो, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल था। किसका था? प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल था ये।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन, H2O2 का विघटन नहीं पढ़ाए थे? तो बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान प्रयोग के द्वारा निकलता है, इसका मान कभी भी अभिक्रिया को देख के नहीं निकलता है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1। अच्छा ये किसका है? शून्य कोटि, H न्यू, लाइट एनर्जी था यहां पर, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 0। तो बताओ तो आणविकता और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैच कर रहा है? आणविकता और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैच कर रहा है? नहीं, लेकिन कहीं कहीं मैच भी करता है। जैसे हम यहां लिख रहे हैं NH4NO2, तो NH4NO2 टूटता है कौन सी में जी? N2 प्लस 2H2O में। बनाए थे कल? नहीं। तो बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना लिखे थे? 1 लिखे थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका लिखे थे कल के क्लास में 1। अब बताओ इस अभिक्रिया की आणविकता यानी मॉलिक्युलरिटी कोई पूछे तो मॉलिक्युलरिटी भी कितना आएगा? 1। तो मॉलिक्युलरिटी भी इसका 1। तो ये पॉइंट भी याद रखना होगा। नहीं, क्या सभी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि समान होती है? नहीं। क्या अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता समान हो सकती है? हाँ हो सकती है। बस में है ना? नहीं, लेकिन सभी केस में समान नहीं होती है। बोलो दिक्कत है? हाँ ये जरूर है कि ज्यादातर जो साधारण अभिक्रियाएं होती हैं, ज्यादातर जो साधारण अभिक्रियाएं होती हैं उस केस में अभिक्रिया की आणविकता और कोटि मैच कर जाती है। नहीं, लेकिन सभी केस में ऐसा बोल दिया जाए ये क्या है? गलत है। नहीं, सभी केस में अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि का मान समान नहीं होता है। तो अभिक्रिया की कोटि का मान प्रयोग द्वारा निकलता है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता का मान प्रयोग से नहीं निकलता है। नहीं, अभिक्रिया को देख लो, बता दो। अभिक्रिया की कोटि जो है वो जटिल अभिक्रिया के लिए भी परिभाषित है और सरल अभिक्रिया के लिए भी परिभाषित है। कौन? अभिक्रिया की कोटि। लेकिन अभिक्रिया की आणविकता सिर्फ साधारण अभिक्रिया के लिए परिभाषित है, जटिल अभिक्रिया के लिए परिभाषित नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान, अभिक्रिया की कोटि का मान 0 भी हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता का मान 0 नहीं हो सकता है। आणविकता 0 यानी अभिकारक 0, तो अभिकारक 0 तो अभिक्रिया होगा? नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो अभिक्रिया की कोटि का मान 0 भी हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता का मान कभी भी 0 नहीं होता है। नहीं, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि भाई अभिक्रिया की कोटि का मान फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता का मान फ्रैक्शनल नहीं होता है। अभिक्रिया की आणविकता का मान जब भी होगा तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 अभिकारक, 2 अभिकारक, 3 अभिकारक। मेरी बात समझ आ रही है ना? नहीं, तो इसका मान हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा, ध्यान रखना है। उसका मान आपका क्या बोल रहे हैं? अभिक्रिया की कोटि का मान क्या हो सकता है? फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ये सब समझ में आया? तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर लिख के लाना है। क्या लिख लाना है? अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर है, वो अंतर लिख के लाना है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा हुआ है? हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलो सब। हम इंग्लिश लिख के ला रहे हैं तो हिंदी तुम लोग बताओ। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या बोलेंगे? एकल आणविक अभिक्रिया। इसका डिफिनेशन क्या होगा? यदि किसी साधारण अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या 1 हो, ध्यान से मेरी बात सुनो, यदि किसी साधारण अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या 1 हो तो ऐसे अभिक्रिया को एकल आणविक अभिक्रिया कहते हैं। लिखाएगा? तो ये भी लिख के लाना है। ये क्या लिखा हुआ है? हिंदी में क्या लिखें? इसका परिभाषा क्या होगा? यदि किसी साधारण अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या कितनी हो? 2 हो, तो ऐसी अभिक्रिया को द्वितीय आणविक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल यहां दिया हुआ है 2HI 2 में 2 गो HI है, इसलिए मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा? 2। आणविकता कितना? 2। दिक्कत है? चलो ये क्या लिखा हुआ है? लिखाएगा नहीं लिखाएगा? क्या लिखेंगे इसको? त्रिआण्विक अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? त्रिआण्विक अभिक्रिया, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। इसका भी डेफिनेशन लिख के लाना है। ये तो पढ़ा चुके हैं हम लोग। यहां क्या लिखा हुआ है? टेट्रा मोलिकुलर रिएक्शन नहीं होता है। नहीं,
टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना है, टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है? बोलो सब। अच्छा बताओ, तुम्हारे घर में अगर एगो मालिक रहे, तुम्हारे घर में तुम अकेले मालिक हो मान लो, तो अगर घर में तुम अकेले अगर मालिक हो, नहीं तो तुम जो घर में कहोगे वो होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी उसके होने की संभावना, जो तुम कह दो उसके होने की संभावना लगभग 100% होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा घर में अब 2 आदमी मालिक हो जाए, नहीं तो अब बताओ कि तुम जो कह दोगे वही होगा, ये पक्का है? संभावना घट गई। नहीं, क्योंकि दोनों आदमी का जो सोच है वो एकदम सही दिशा में टकरा जाए, ये गारंटी नहीं है। बस मेरा है ना। अच्छा घर में 3 गो मालिक हो जाए और दिक्कत, घर में 4 गो और मालिक हो जाए तब तो महा दिक्कत। बस मेरा है। तो यहां भी वही बात तो कह रहा है कि जब अभिकारक एक होता है, नहीं अभिकारक एक होता है तो अभिक्रिया साधारण हो सकती है। साधारण का मतलब एक स्टेप में अभिक्रिया आसानी से पूरी हो जाएगी। नहीं यानी घर में मालिक एक रहे तो जो कहेगा वो पूरा हो जाएगा। अगर अभिकारक की संख्या 2 हो जाएगी तो साधारण अभिक्रिया की संभावना थोड़ी सी घट जाती है, लेकिन फिर भी साधारण अभिक्रिया हो सकती है। ध्यान रखना है, अगर अभिकारक 2 है, नहीं तो वो दोनों एक दिशा में सही दिशा में टकरा जाए पहले स्टेप में ही, और पहले स्टेप में ही दोनों के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी रहे, नहीं इसकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी अभिकारक की संख्या अगर 2 है, नहीं तो उस केस में वो अभिक्रिया साधारण हो सकती है। अगर अभिकारक 3 टाइप के आ गए, अब 3 टाइप के अभिकारक आ गए, अब वो तीनों अभिकारक एक साथ सही दिशा में टकरा जाए और तीनों के पास उसी समय पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी हो, इसकी संभावना और ज्यादा होगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना है। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन संभव है, बाईमोलिकुलर रिएक्शन संभव है, ट्राईमोलिकुलर भी संभव है, नहीं लेकिन टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन संभव नहीं है। तो टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन संभव क्यों नहीं है, यही क्वेश्चन है। तो आपको लिखना है कि टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन का मतलब होता है, नहीं चतुर्थी आणविक अभिक्रिया का मतलब होता है कि अभिकारकों की संख्या कितनी? 4। अर्थात यहां 4 प्रकार के अभिकारक रहेंगे। अब ये चारों प्रकार के अभिकारक प्रथम पद में ही सही दिशा में टकरा जाएं और प्रथम पद में ही चारों अभिकारकों के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपस्थित हो, ऐसा असंभव है, ऐसा किसी अभिक्रिया में नहीं देखा गया है। इसीलिए चतुर्थी आणविक अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। मेरा बात कुछ गया कि नहीं गया? गया। तो चतुर्थी आणविक तक आपको लिख के लाना है। दिखाएगा? चलिए।